हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिनमें सबसे पहला है रेन। और वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं, मतलब एक लिमिटेड ही होता है, बट इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हम छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देखते हैं और फिर एक दो वो भी देख लेंगे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर है तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रेन है। तो ये तो सबको पता है कि रेनफॉल क्या होता है, बारिश हो रही है, बस समझ लो वही है क्या टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। या फिर कहीं कहीं तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल करके भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेन क्या है? रेन इज अ प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स टू द सर्फेस ऑफ अर्थ एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो लिक्विड में जब रेनफॉल होता है या फिर लिक्विड जब प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे हम रेनफॉल कहते हैं, फिर रेन कहते हैं। और ये क्या होता है, स्काई से मान लो सरफेस ऑफ अर्थ पे वाटर ड्रॉपलेट्स पहुंच रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रेन, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं रेन के, वो होते हैं 0.5 मिलीमीटर या फिर इससे लार्जर। अगर इससे कम हुआ तो उसे हम ड्रिजल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Raindrops frequently fall when small cloud particles strike and bind together, creating a bigger drops. होता क्या है कि छोटे छोटे हमारे क्लाउड्स बनते हैं जब इवेपोरेशन होता है। तो जब कंडेंसेशन होता है तो उस टाइम में छोटे छोटे हमारे क्लाउड्स बनते हैं, और छोटे छोटे क्लाउड्स आपस में जब बाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर के जब वो बड़े क्लाउड्स बनते हैं, तो हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें, या फिर बोलो तो जो आइस का फॉर्मेशन होता है उसमें, आइस बॉल्स बनते हैं हमारे उसमें, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और फिर वो प्रोसेस इतना कंटिन्यू होता है, वो जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फिर से, या फिर वो वहीं पे नहीं रुक पाते हैं, या फिर वो स्काई में नहीं रुक पाते, तो वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं वो बाइंड होते हैं, कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़ा क्लाउड्स बनता है, जो ड्रॉपलेट्स हमारे हैं वो बड़े बनते हैं। ठीक है, as this process continues, the drops get bigger and bigger to an extent where they become too heavy to suspend on air. देखो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, ये इतने बड़े हो जाते हैं हमारे ड्रॉप्स कि वो नहीं रह पाते एयर में, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, एंड देन ग्रेविटी की वजह से वो हमारे अर्थ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, ये मतलब रेनफॉल हो जाता है, ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तो वो आइस क्रिस्टल्स के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमारा कंडेंसेशन हो रहा था वहाँ का जो एयर है वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, वो सुपर कूल एरिया होता है, तो फॉर्मेशन जो है आइस क्रिस्टल्स के रूप में ही होता है ड्रॉपलेट्स का। लेकिन जब रेनफॉल होता है या फिर जब फॉलिंग हो रही है, जब ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वो आइस क्रिस्टल्स के रूप में होगा या फिर स्नो के रूप में होगा। लेकिन जब वो वार्मर एयर को क्रॉस करेंगे तब वो मेल्ट हो जाएंगे, एंड मेल्ट होने के बाद वो कहाँ गिरेंगे? अर्थ पे गिरेंगे, एंड इन अ लिक्विड फॉर्म, इन अ फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, समझ में आ गया कि जब ये आ रहे हैं नीचे की तरफ तो वो ये आइस क्रिस्टल के रूप में आ रहे हैं, लेकिन एक वार्मर लेयर होता है। ठीक है, वार्मर एयर का लेयर होता है, जिनमें पहुंचते ही वो मेल्ट हो जाएंगे, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वो गिरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल एंड रिप्लेनिशेस मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। रेनफॉल एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो हमारा वाटर साइकिल है वो ज़्यादातर रिप्लेनिश होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर हमारा इसी की वजह से मिल पाता है, इसी की वजह से ये फिर से दोबारा से ये फ्रेश हो पाता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? रेनफॉल रेट्स वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि कभी हमारा हाई रेन होता है, ठीक है, उसके बाद कभी मॉडरेट होता है, कभी हेवी होता है। सॉरी, ये लाइट है। ठीक है, ये लाइट, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया। तो कभी लाइट रेनफॉल हुआ तो वो हो गया 0.01 टू 0.1 इंचेस पर आवर के बीच में। मॉडरेट रेन हो गया 0.1 टू 0.3 इंचेस पर आवर के बीच में, एंड हेवी रेन अबव 0.3 इंचेस पर आवर। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा रेनफॉल के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का, या फिर बोलो वाटर साइकिल का। ठीक है, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिया है जो कि आपको परेशान कर सके इसमें कि इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट जो हमारा वो है फ्रीजिंग रेन। रेन के बाद आता है क्या? फ्रीजिंग रेन। ठीक है, happens when rain falls during below freezing conditions temperature। ठीक है, रेनफॉल जो है ये वाला जो है फ्रीजिंग रेनफॉल कब होता है? जब फ्रीजिंग कंडीशन हमें मिलता है, तभी तो इसका नाम है फ्रीजिंग, नहीं तो वो डायरेक्टली रेनफॉल ही होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे है कि ये कहीं ना कहीं फ्रीज होता है, इसलिए इसका नाम है फ्रीजिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा कूल रीजन, थोड़ा फ्रीजिंग कंडीशन, ठीक है। दिस नॉर्मली रिजल्ट्स इनटू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। अब फ्रीजिंग रेन में क्या हो रहा है, जो हमारे रेन ड्रॉपलेट्स हैं जो इन लिक्विड फॉर्म आ रहे थे, अब क्या होंगे, उनका सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है, वो फ्रीज होंगे। द रेन ड्रॉप्स are super cooled while passing through the sub-freezing layer in the atmosphere and freezes by the time it reaches the ground। होता क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं जब ये आते हैं, ठीक है, तो ये सुपर कूल्ड होते हैं, ठीक है, रेन ड्रॉप्स आर सुपर कूल्ड। लेकिन जब ये सब फ्रीजिंग लेयर से, द रेन ड्रॉप्स आर सुपर कूल्ड वाइल पासिंग थ्रू द सब फ्रीजिंग लेयर इन द एटमोसफेयर, ठीक है। होता क्या है, देखो रेन ड्रॉप्स जब हमारे सुपर कूल्ड एरिया से पास करते हैं, या फिर जो हमारा फ्रीजिंग कंडीशन वाला एरिया होता है, ठीक है, या फिर कूलर एयर वाला हम बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर में जो हमारा लेयर होता है वहाँ से जब ये पास करते हैं तो ये वापस से क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं। आ तो रहे होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। पहले देखो, पहले वो आइस फॉर्म के रूप में आने लगे तो इनको वार्मर लेयर मिला एयर का, ठीक है, ये हो गया वार्मर एयर ऑफ लेयर, ठीक है। यहाँ जब आएंगे तब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, और ये लिक्विड फॉर्म में होने के बाद जैसे ही इनको जब कोल्डर एयर वाला एरिया मिलेगा वहाँ पे ये रीफ्रीज हो जाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग रेन, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि ये ग्राउंड पे आने के बाद ही क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं, क्योंकि इनको इतना एरिया नहीं मिल पाता है कि ये फ्रीज हो जाए पूरे। इनको यहाँ पे ऐसा मतलब मिलता है ना, जैसे एकदम पहुँचने वाले होते हैं, जैसे ये टच करेंगे ना तो वहाँ पे इनको ऐसा एरिया मिलेगा, इसकी वजह से ये यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे, इधर इनको फ्रीज होने का टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो समझो कि ये ग्राउंड को टच करते हैं, फिर कोई सॉलिड सरफेस को टच करेंगे तो अब ये फ्रीज हो जाते हैं, ओके। उसके बाद है स्लिट, आइस पैलेट्स। आइस पैलेट्स क्या है हमारा, अब हम वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेक्स प्लेस इन फ्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये कब होता है, ये आइस का मतलब ये कि ये क्या है, सॉलिड है, तो ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन वाला प्रोसेस हो सकता है, मतलब कि फ्रीजिंग कंडीशन मिलेगा हमें, ठीक है। फॉर्म व्हेन स्नो फॉल्स इनटू वार्मर लेयर देन मेल्ट्स इनटू द रेन and then rain droplets fall into the freezing layer of air that is cold enough to refreeze the raindrops into ice pellets, ठीक है। इनका भी सेम प्रोसेस होता है फ्रीजिंग रेन की तरह, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, मतलब कि जो हमारा फ्रीजिंग लेयर होता है ना, जो एकदम ठंडा वाला सुपर कूल लेयर है, वो इनको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो इनको टाइम भी मिल जाता है क्या होने का, रिफ्रीज हो जाने का, इनको सॉलिडिफिकेशन का टाइम मिल जाता है। तो इनको नीचे जब ये गिरते हैं तब वो आइस बॉल्स के रूप में गिरते हैं, आइस पेलेट्स के रूप में गिरते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एंड ट्रांसपेरेंट बॉल्स ऑफ आइस, ठीक है। फ्रीजिंग रेन में क्या था, जब ग्राउंड को टच कर रहा था, किसी भी सॉलिड सरफेस को टच कर रहा था, तब वो फ्रीज हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि उतना मतलब उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वो फ्रीज होकर गया है। लेकिन इसमें इतना लेयर जो है इतना ज़्यादा मिल जा रहा है कि जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो वापस से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहे हैं स्मॉल एंड ट्रांसपेरेंट बॉल्स ऑफ आइस, ठीक है, रिफ्रीज होकर के। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हम। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये क्या करेंगे, ग्राउंड को टच करेंगे, ठीक है, तो इनका एक हार्ड स्ट्राइकिंग साउंड होगा, बाउंस व्हेन दे हिट द ग्राउंड और एनी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड फॉल विद हार्ड स्ट्राइकिंग साउंड, ठीक है। ये बाउंस करते हैं जब भी किसी ग्राउंड और किसी भी सॉलिड सरफेस को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को ये टच करेंगे ना, जब गिरेंगे किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे या फिर सरफेस पे, तब ये बाउंस करेंगे और एक हार्ड स्ट्राइकिंग साउंड होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम पहुँचते हैं हेल में। ये आपको ज़्यादातर दिखेगा किसकी तरह, आइस पेलेट्स की तरह, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। पहला तो है कि ये भी सॉलिड में ही इनका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, जब ये गिरते हैं तो ये भी फ्रोजन रूप में ही होते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। हेल इज अ फॉर्म ऑफ फ्रोजन प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स एज अ हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स भी हम बोलते हैं इनको जब भी प्रेसिपिटेशन होता है। एंड दिस कैन लुक लाइक पेलेट्स और बॉल्स। ये भी आइस पेलेट्स की तरह ही दिखते हैं, आइस बॉल्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हेल होते हैं, हेल स्टोन होते हैं हमारे, उनका साइज बड़ा होता है, ये आइस बॉल से, आइस पेलेट से बड़े होते हैं, ठीक है। These hill stones form as water droplets are forced up high into the atmosphere by an updraft and freeze। देखो वाटर ड्रॉपलेट्स मान लो हमारे नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको एक ऐसा लेयर मिला जहाँ से
उनको जो हवाएं होती हैं हमारी ऊपर जाने वाली जो हवा है वो उसको वापस से ऊपर की तरफ लेके चली गई और उसको फिर से फ्रीज कर दिया। ठीक है, मान लो ये हमारा लेयर है, रेन ड्रॉप्स नीचे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो नीचे से ये हवा जाएगा ऊपर और इनको वापस से रिफ्रीज कर देगा। ठीक है, फिर से अगर ये आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर से इनको रिफ्रीज करेगा और ये रिफ्रीज इतना ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और आसपास की और भी ड्रॉपलेट्स इसमें रिफ्रीज होती रहेंगी, तो ये इतना रिफ्रीज हो जाएगा कि बहुत ही हार्ड क्या बोल सकते हैं, आइस बॉल बनेगा, बहुत ही हार्ड बनेगा। ठीक है, तो हेल स्टोन्स न्यूक्लियाई ग्रो एज मोर वाटर फ्रीजेस टू देम। ठीक है, जितनी बार अप ड्राफ्टिंग होगा, ठीक है, और जितने वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें मिक्स होंगे उतना ही ज़्यादा ये जो न्यूक्लियाई है वो बढ़ेगा। ठीक है, हेल स्टोन उतना ही बड़ा होगा और उतना ही हार्ड होगा, ये चीज़ याद रखना है। तो हेल स्टोन्स हो गया। आफ्टर दे reach a certain size, the hailstone are too heavy to be held by the updraft and gravity pulls them down to the surface. ठीक है, तो एक सर्टेन साइज तक जब ये पहुंच जाते हैं तो काफ़ी हेवी हो जाते हैं, जैसे कि हमारे ड्रॉपलेट्स के साथ हो रहा था। आइस क्रिस्टल्स मतलब जो हमारे फॉर्मेशन हो रहा था कंडेंसेशन के बाद जो हमारे ड्रॉपलेट्स बन रहे थे, उनके साथ भी यही हो रहा था कि एक सर्टेन साइज तक पहुंचने के बाद वो इतने हेवी हो जा रहे थे कि वो नहीं रह सकते ऊपर में, हवा में वो नहीं रह सकते। ठीक है, अपड्राफ्ट जो एयर है उसके थ्रू अब ये नहीं सस्पेंड कर पा रहे थे एयर में, तो क्या हुआ, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच लेगी। ठीक है, तब क्या होगा, हेलस्टोन प्रेसिपिटेशन होगा। अब इसमें मिलता है क्या हमें, तो बिग बॉल्स मिलेंगे एंड इरेगुलर लम्प्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम लार्ज थंडरस्टॉर्म। एक जो मतलब चीज़ है जो हमें देखने को मिलेगी हेल स्टोन के साथ, वो है थंडरस्टॉर्म। आपको इस टाइम में थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बारिश नहीं होगी बट थंडरस्टॉर्म आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड प्रेसिपिटेशन है, प्योरली सॉलिड है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड का काम नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीटली सॉलिड प्रेसिपिटेशन है। हालांकि जो हमारा आइस पैलेट्स वाला है वो कभी कभी क्या होता है कि सेमी सॉलिड हो सकता है, बट ये क्या है, पूरी तरीके से सॉलिड है, क्योंकि इतना हार्ड ही बन जाता है ये ना कि फिर मतलब ये सॉलिड ही रह सकता है। They are highly damaging to the crops, tearing leaves apart and reducing their values. ठीक है, जो हमारे स्लीट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होते हैं, बट जो सॉलिड प्रेसिपिटेशन हमारा जो हेल स्टोन है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि जब ये गिरते हैं ना तो एक तो ये हार्ड होते हैं। अब हार्ड होने की वजह से गिरने के बाद तुरंत ये पिघलते नहीं है, तो पिघलते नहीं है तो ये मतलब अगर गिरेंगे, ठीक है, हमारे क्रॉप्स वगैरह पे गिरेंगे तो ये इतना हार्ड होते हैं, सोचो उनके जो लिव्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है पूरी की पूरी घट जाएगी क्रॉप्स की, वो क्रॉप्स पूरे के पूरे डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब लास्ट स्टेज में हम पहुंचते हैं जो कि है स्नो। ठीक है, अभी तक जितने भी हम देखते आ रहे थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, और ये लास्टली है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो हम और देखेंगे। स्नो क्या होता है, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, सबको पता है स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है, तो स्नो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लफी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो बोल सकते हैं कि वो पाउडरी फॉर्म में होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, पाउडर सॉफ्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आइस प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, कॉमन है ये। उसके बाद है snowfall can be experienced mostly at the high altitudes or in window based region. ठीक है, ये हाई अल्टीट्यूड्स में देखने को मिलेंगे आपको, जो हाई अल्टीट्यूड्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो विंटर बेस्ड रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए मतलब ऐसा कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्नो टिपिकली फॉर्म्स इन कोल्ड रीजन्स, कोल्ड रीजन में जब ये गिर रहे हैं तो बनेंगे भी कोल्ड रीजन में ही। एंड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स व्हेन टेम्परेचर्स आर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना है टेम्परेचर इनके लिए क्या होना चाहिए, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तभी ये बनेंगे, तभी ये गिरेंगे। ठीक है, फॉल्स थ्रू कोल्ड एयर एंड रिचेस टू द सर्फेस। एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट इसमें कि इनको वार्मर लेयर का सामना नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्टली यहाँ पे बने, ठीक है, आइस के रूप में ही बनते हैं। हमारे जो ड्रॉपलेट्स हो वो कॉन्डेंसेशन जब होता है तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जब ये गिरेंगे तो इनको वार्म लेयर देखना ही नहीं मिलता, मतलब लिक्विड का प्रोसेस इसमें होता ही नहीं है, सीधा वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, तो वो है ड्रिजल। ड्रिजल क्या है, इज लाइट रेनफॉल विद ड्रॉप साइज बिंग लेस दैन 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या है, एक लाइट रेनफॉल है जो इनका जो साइज़ है वो 0.5 मिलीमीटर से भी कम होता है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। आगे हमारे पास क्या है इसमें, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेन दैट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिस्टी और फाइन। इसको मिस्टी भी बोला जाता है, मतलब इस टाइम में ना मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला चीज़ें दिखने लगती हैं। ठीक है, काफ़ी लाइट रेनफॉल होता है ये, टिपिकली एसोसिएटेड विथ ओवरकास्ट एंड क्लाउडी वेदर कंडीशन। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है,
A common occurrence in regions with a high humidity and is often considered a nuisance due to its ability to dampen surfaces without providing any significant relief from drought condition. इसमें क्या होता है कि ये तो हाई ह्यूमिडिटी वाले जो हमारे प्लेसेस होते हैं वहाँ पे होता है। इसके अलावा जब ये ड्रिजल वाला प्रेसिपिटेशन जब होता है ये, तो इतना ज़्यादा इसमें रेनफॉल नहीं होता है, लाइट रेनफॉल दिख ही रहा है, लिखा हुआ है लाइट है, तो सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट होता है। मतलब कि जो सर्फेसेस है, जो अर्थ सर्फेस है, बस वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है। इसके अलावा मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इससे हमें रिलीफ मिल सकता है ड्राउट कंडीशन से, या फिर जैसे कोई क्रॉप्स है अगर उनको बारिश की ज़रूरत है तो रिजल्ट से हमें उतनी बारिश नहीं मिल सकती कि वो क्रॉप्स जो है मतलब उनको जितनी बारिश चाहिए वो मिल चुकी है, ठीक है, या फिर जितना पानी चाहिए वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं ड्रिजल से, ठीक है। इतना कम रेनफॉल होता है, इतना लाइट रेनफॉल होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, सिर्फ डैम्पन सर्फेसेस करने की इनको ही एबिलिटी है, सिर्फ ये गीला ही कर सकते हैं सर्फेसेस को, रिलीफ नहीं दिला सकते ड्राउट कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद है सन शॉर। सबको पता है जब धूप में सबने देखा होगा बारिश होते हुए बस थोड़ी देर के लिए आती है और चली भी जाती है। तो ये क्या होता है, ये कब होता है, सिंपल सी बात है कि व्हेन रेन फॉल्स व्हाइल सन शाइन्स, ठीक है। एक ऐसा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है जब जो कब होता है, हमारा जब सन शाइन करता है तब होता है, ठीक है। ये रेनफॉल उस टाइम होता है, सन शॉर उसको हम कहते हैं, जिसमें रेनफॉल कब होता है, सन जो हमारा निकला हुआ होता है अच्छा खासा, ठीक है, तब। अकम्पनाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ रेनबो, ये भी सुना होगा कि रेनबो भी उसी टाइम में मिलता है जब हमें सन देखने को मिलता है, बारिश होती है, ठीक है, तभी रेन भी हमको देखने को मिलता है। तो इसमें एग्जैक्टली होता है क्या है ना कि यहाँ पे मान लो ऐसा सन निकला हुआ है तो क्लाउड यहाँ पे नहीं बने हैं, ठीक है। अब इधर से हवा अगर चल रही है तो अब इधर क्लाउड से, तो सबको पता है कि क्लाउड्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो मान लो कि इन हवाओं के साथ क्या है, रेन इधर मान लो हो रहा है, तो ये हवा इधर से आई और इन रेन के ड्रॉपलेट्स को इधर लेके आ गई, ठीक है। फिर छोटा सा एकदम क्लाउड सा इसको इधर गिर रही है और फिर ऐसे ही लेकर के आ गई, तो थोड़ी बहुत बारिश हो गई ऐसे ही नॉर्मली, और सन रेज भी इसमें से पास कर रहे हैं और बारिश भी ऐसे ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैसा क्लाउड नहीं बना कि सन उसमें छिप गया हो, क्लाउड बना ही नहीं है, इसलिए सन श्योर है, सन के रहते हुए ये बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखो एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर दे रही हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ये समझो हमारा है क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे कॉन्डेंसेशन हुआ है, यहाँ पे हमारे क्या बने हैं, जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। अब यहाँ पे तो अगर कॉन्डेंसेशन हुआ है तो ये जाहिर सी बात है कि सॉलिड फॉर्मेट में ही होंगे, ठीक है। अब ये है वार्मर एयर, वार्मर एयर, ठीक है, ये तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिला, ठीक है, वार्मर एयर। तो ये डायरेक्टली क्या होंगे, या फिर समझो यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है, एकदम ना के बराबर है। तो जो हमारा यहाँ पे आइस फॉर्म में था, ठीक है, स्नो के फॉर्म में था, तो जब ये वार्मर एयर से पास करेंगे तो सॉलिड हमारा क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है जब वो कहीं भी गर्म चीज़ से पास करता है, फिर वो गर्म जगह पे रख दिया जाए। तो ये जब वार्मर एयर से पास करेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में हो जाएंगे, और यहाँ पे इनको फ्रीजिंग लेयर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है, ये रेनफॉल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा लेयर मिल रहा है जो क्या है, कोल्ड है, ठीक है, फ्रीजिंग है एकदम। तो जैसे ही यहाँ से जो रेनफॉल है वो पास करेगा तो यहाँ पे इनको कोल्ड मिल जाएगा, जगह कोल्डर एयर का लेयर मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ये ग्राउंड को टच करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको ज़्यादा मिल गया जगह, ठीक है, जो कोल्डर एयर वाला एरिया है वो ज़्यादा मिल गया, तो यहाँ तक ही ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे और यहाँ से पास करके ये क्या होंगे, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेंगे। इनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मतलब यहाँ से इन लोग शुरू हुआ कन्वर्ट होना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही अच्छे खासे बॉल के रूप में हो जाएंगे और ये गिरेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्लीट वाला प्रेसिपिटेशन हो गया। हेल वाला भी सेम होता है, ठीक है। तो रेनफॉल हो गया, फ्रीजिंग रेनफॉल हो गया। स्लीटिंग हमें पता चल गया, आइस पेलेट्स वाला, ठीक है, इनको कोल्डर एयर वाला रीजन ज़्यादा मिल गया, लेयर मिल गया ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आइस बॉल के फॉर्म में बन जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। हिलस्टोन भी ऐसा ही होगा, हिलस्टोन में भी ऐसा ही होता है। और ये तो इनफैक्ट कि क्या होता है कि इनको वैसा लेयर भी नहीं चाहिए कि मतलब ये वापस से आ पाए, ठीक है। ये मतलब इधर ही इतना ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाते हैं अप ड्राफ्टिंग की वजह से कि फिर ये नीचे गिरते हैं एकदम बॉल के रूप में, ठीक है। वो काफ़ी मतलब आइसलेट से तो बड़े ही होते हैं। उसके बाद एक ऐसा लेयर आएगा हमारा, ये मान लो वार्मर एयर खत्म हो गया, फिर मान लो छोटा सा एकदम छोटा सा है या फिर है ही नहीं,
तो जो हमारे आइस यहाँ पे बने हुए थे कंडेंसेशन के थ्रू वो डायरेक्टली गिरेंगे। ये हाई अल्टीट्यूड्स में होगा, विंटर वाले एरियाज में होगा, स्नोफॉल वाला एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे वार्मर एयर का रीज़न मिला ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा अब इस डायग्राम के थ्रू। अच्छा खासा डायग्राम तो कहीं नहीं बनाया मैंने, बट इससे समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये अकर करते हैं, ठीक है। कैसे लेयर इनका जो है वो मतलब कौन से लेयर में जाते हैं तो ये किस तरह से इनका चेंजिंग होता है, कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।